the detailed solution of exercise 12th, which I have asked you or given you as an assignment in the last class. So there were only objective questions, and here they are displayed. You all can match this solution along with your solution, and then if you have any doubt, you feel free to ask me. Okay, so let us start today's lecture, 13th lecture. तो बच्चों आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से. वो क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन एट 300 केल्विन, और दूसरा पार्ट है उसी में 1 मोलर NaCl सोल्यूशन एट 300 केल्विन. तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हमें पता है, फिर भी हम एक बार सॉल्व करते हैं इसको. तो आप बोलेंगे पाई इज इक्वल टू CRT, और C की जगह पर आप 1 मोलर यानी कि 1 मोल पर लीटर लिख सकते हो. R का वैल्यू है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर बाय मोल इनटू केल्विन, और T का वैल्यू है 300 केल्विन. ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 24.6, और ये कैलकुलेशन करके और यूनिट आ जाएगा. देखिए लीटर से लीटर कट गया, मोल से मोल कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, तो यूनिट आपका आ गया ATM. ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं इसी का. इसमें भी आप लिखोगे पाई इज इक्वल टू CRT, और C का वैल्यू है, ये भी है देखिए 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, 1 मोलर है, यहाँ पर भी C देख लीजिए 1 मोल पर लीटर, इनटू R का वैल्यू आपको पता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल इनटू केल्विन, और इनटू आप कर दोगे 300 केल्विन. और यहाँ से जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पर, यहाँ पर भी देखिए आपका यूनिट में मोल से मोल कट जाएगा, उसके बाद लीटर से लीटर कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, और बच गया ATM. तो आपका आंसर आ गया 24.6 ATM. ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक परेशानी है. परेशानी क्या है कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है, मतलब बेसिकली आप क्या करोगे, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने एक कंटेनर ले लिया और उस कंटेनर में सॉल्यूशन डाल दिया. इसे सॉल्यूशन इसमें रख दिया और इसमें सोल्यूट डाल दिया. क्या डाल दोगे आप, ग्लूकोज डाल दोगे. ये ग्लूकोज आपने डाल दिया पहले कंटेनर में, और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बना लिया आपने 1 मोलर, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल करके एक्सपेरिमेंटली चेक करोगे तो पाई आपको आ जाएगा 24.6 ATM. वैसे ही आप नमक के साथ करो कि आप एक कंटेनर ले लो, उस कंटेनर में सॉल्वेंट डाल दो, वाटर सॉल्वेंट डाल दीजिए, और फिर उसमें क्या डाल दीजिए आप, नमक डाल दीजिए सोल्यूट. और कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलर. ठीक है, ये वाला दूसरा केस डिस्कस करें. देखिए यहां पर जब आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करोगे तो ये आएगा 24.6 इंटू 2, इतना ATM आता है निकल करके एक्सपेरिमेंट से. तो ये हो गया आपका लगभग 49.2, इतना ATM आ गया निकल करके. जबकि आप फार्मूला से देखिए, ये फार्मूला यूज किया ना, तो फार्मूला यूज करके जो वैल्यू आया है, इस वैल्यू को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पाई थियोरिटिकल. क्या बोलते हैं इसको, पाई थियोरिटिकल, या फिर इसका एक और नाम है, इसका नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पाई कैलकुलेटेड. कैलकुलेटेड मतलब फॉर्मूला से कैलकुलेट किया हुआ. ठीक है, इसका नाम है पाई कैलकुलेटेड. ठीक है, और इसका एक और नाम है पाई नॉर्मल. नॉर्मली इतना ही पाई आना चाहिए. ठीक है, और ये जो एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू आया, इसके भी अलग अलग नाम है, इसका अलग अलग नाम है. इसका एक नाम है पाई
ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंट में इतना ऑब्जर्व हुआ है, ठीक है। इसका नाम है पाई एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, ठीक है। और इसका क्या नाम है, और इसका नाम है पाई एक्सपेरिमेंटल। तो मेरा कहना है कि ये डिफरेंस क्यों है। यहां पर जो वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो आपका पाई एक्सपेरिमेंटल आया, ये देखिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और जो पाई कैलकुलेटेड, ये वाला जो वैल्यू है, ये है पाई कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड बोल दीजिए या फिर थियोरेटिकल बोल दीजिए या फिर आप नॉर्मल बोल सकते हैं, कोई भी, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। यहां पर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसा क्यों है, तो इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग अपने क्लास में। तो देखिए, इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है। वो एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये आपके पास दो कंटेनर है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड वाला जो कंटेनर उसमें ये शुगर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और राइट साइड में जो कंटेनर है, ये वाला कंटेनर को हम दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। तो इस कंटेनर को दोबारा से लिख लिया हम, इसमें सॉल्वेंट डाल दिए, और फिर इसमें जो सोल्यूट था NaCl, ये NaCl के मॉलिक्यूल्स हमने डाल दिया। देखिए इसमें ये NaCl के मॉलिक्यूल्स, और इसमें पहले वाले कंटेनर में क्या था, ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये ग्लूकोज के थे। तो देखिए होता क्या है, जब आप पानी में, देखिए जब पानी में आप ग्लूकोज डालोगे तो एक मॉलिक्यूल, ये एक ही मॉलिक्यूल रहता है, ये टूटता नहीं है दो पार्ट में। लेकिन जब आप पानी में NaCl डालते हो तो NaCl पानी में जाने के बाद क्या होता है, ये टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, Na+ और Cl- में, ठीक है ना। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल नहीं टूटते हैं तो ये कहलाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कैसा कहलाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो टूट जाता है NaCl, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, विच डिसोसिएट्स इन सॉल्यूशन। डिसोसिएट्स, जो टूट जाता है सॉल्यूशन में जाने के बाद, 2 या 3 या 4 पार्ट में, डिसोसिएट्स इन सॉल्यूशन। तो ये NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपने मान लो NaCl का एक टुकड़ा लिया था, ठीक है। वो कितने पार्ट में बढ़ जाएगा, वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, एक Na+ और एक Cl-। अब बोलोगे ठीक है, NaCl का जो एक टुकड़ा होगा, मान लो NaCl का एक टुकड़ा इतना बड़ा है, ये NaCl का एक टुकड़ा मान लो इतना बड़ा है, तो इससे जब 2 पार्ट में टूटेगा, ये 2 पार्ट में टूट गया, तो एक एक टुकड़ा छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ छोटा छोटा हो जाएगा टुकड़ा, कोई दिक्कत। तो क्या छोटा टुकड़ा होने से कोई फर्क पड़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह पर, नहीं। आपने पढ़ा होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है, देखिए फिर से लिख रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नेचर पे, यानी सोल्यूट बड़ा है, छोटा है, गोल है, ये सर्कुलर है, चौकोट है, कैसा भी है, सोल्यूट के नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है, फर्क पड़ता है सोल्यूट के नंबर से। तो अगर आपने NaCl 1 लिया है तो आपको एक Na मिल जाएगा और Cl मिल जाएगा, तो टोटल नंबर कितना हो गया, टोटल 2 चीज मिल गया, कोई दिक्कत। अगर आपने NaCl ले लिया है 2, एक बार हम देखिए इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन मिटा देते हैं और उसके नीचे लिख रहे हैं। आप इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन चाहें तो लिख सकते हैं, या आपने पहले पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में। अगर NaCl 2 ले लिया तो आपको 2 Na मिल जाएगा और 2 Cl मिल जाएगा, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। NaCl अगर आपने 3 ले लिया तो क्या हो गया, ये 3 मिल जाएगा Na और 3 मिल जाएगा Cl, और टोटल हो गया 6। यानी कि आप जितना NaCl लेते हो, टूटने के बाद उसका डबल पार्टिकल बन जाता है, टूटने के बाद उसका डबल पार्टिकल बन जाता है, दुगुना हो जाता है। इसीलिए देखिए जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, देखो थियोरेटिकल आपने कितना वैल्यू निकाला था यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, NaCl वाले केस में, NaCl वाले केस में देखिए ये NaCl वाला केस है। NaCl वाले केस में जो आपने थियोरेटिकल वैल्यू निकाला था वो वैल्यू था 24.6, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था वो कितना था, ये था 49.2। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थियोरेटिकल वैल्यू का डबल है। क्यों डबल है, क्योंकि
जितने भी सोल्यूट आप लेते हो, सॉरी, जितने मोल सोल्यूट लेते हो उसके डबल मोल आपको मिलते हैं। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डबल हो जाते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करता है। तो ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसके फर्दर एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो रेशियो है, किस चीज का रेशियो? रेशियो है एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटल, जिसको हम लोग क्या क्या नाम बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व्ड या फिर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम सीपी लिख दे रहे हैं। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड, फॉर्मूला से जो निकलता है, थियोरेटिकल और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो रेशियो है, ये रेशियो कहलाता है वेंट हॉफ फैक्टर, और इसका सिंबल यूज करते हैं हम लोग, दिस सिंबल इज आई, वेंट हॉफ फैक्टर। ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या फिर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या फिर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व्ड या फिर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू आई इंटू थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आई क्या होता है? आई है रेशियो, किस चीज का रेशियो है? एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड या फिर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू आई इंटू थियोरेटिकल। तो एक बार बताइए कि जो एग्जाम्पल NaCl वाला था, एग्जाम्पल NaCl के लिए बताइए आई का वैल्यू कितना था? तो आई का वैल्यू जब आप निकालोगे NaCl का, तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था 49.2 ATM निकल के आया था। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये कैसे आएगा? ये एक्सपेरिमेंट करने से ही आएगा। देखो बच्चों, ये जो 49.2 है, ये आप किसी भी तरीके से कॉपी में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी पता चलेगा। तभी आपको क्या एक्सपेरिमेंट करना है? नहीं, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, लेकिन आपको जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बता दिया जाएगा कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है और थियोरेटिकल कितना था। तो थियोरेटिकल था 24.6 ATM। तो इसका वैल्यू कितना हो गया बताइए? आई का वैल्यू कितना हो गया? आई यहां से आ गया 2, तो आई का वैल्यू आ गया 2 किसके लिए? NaCl के लिए। फॉर NaCl आई इक्वल टू 2। आई 2 क्यों हुआ, इस पर एक बार बात किया जाए। तो अगर आप देखेंगे आई NaCl का 2 क्यों हुआ, तो NaCl को अगर आप तोड़ेंगे तो देखिए 2 पार्ट में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो 1 मोल से कितना मोल बन गया है? 1 मोल से बन गया है 2 मोल, इसीलिए आई का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। तो देखिए आई का वैल्यू निकालने का एग्जैक्ट तरीका क्या है? अरे आई का वैल्यू निकालने का एग्जैक्ट तरीका तो यही है कि आप पहले थियोरेटिकल वैल्यू निकालिए, कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर देख लेते हैं। तो तरीका तो ये है कि आप देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू था, ये एक्सपेरिमेंट करके आप एक वैल्यू निकालिए पर ये, और फिर आप फॉर्मूला यूज करके ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है ना आपको 24.6, जहाँ पर देखिए अभी हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये वैल्यू थियोरेटिकल कैलकुलेट करके निकालिए और फिर रेशियो ले लीजिए तो आई निकल जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है आई निकालने का? दूसरा तरीका है कि आपको ये सब एक्सपेरिमेंट वगैरह करने का जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखिए कि NaCl टूटता कैसे है। तो आपको पता है कि NaCl के 1 मोल से 2 मोल बनता है। इसका 1 मोल लेंगे तो कितना बनेगा? 2 मोल बनेगा। 1 मोल Na बन जाएगा और 1 मोल क्या बन जाएगा? 1 मोल बन जाएगा Cl माइनस। तो यहां से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 1 मोल से बढ़ के उसका दुगुना हो गया ना, इसीलिए आई कितना होगा? आई हो जाएगा 2। तो आई इज इक्वल टू बोल सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स the moles
ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेस या फिर चेंजेस, हाउ मेनी टाइम्स द मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंजेस आफ्टर डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएशन के बाद कितना गुना चेंज कर जाता है और कितना गुना इंक्रीज कर जाता है, वही क्या है, आई का वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें आई निकालते हैं, और आई निकालना सीख जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें जो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल पाई एक्सपेरिमेंटल निकालना पड़ेगा। पाई एक्सपेरिमेंटल कैसे निकालोगे, तो आपको पता है, अभी देखिए एक फॉर्मूला लिखा था हमने, ये देखिए, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू आई इंटू थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थियोरेटिकल कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला यूज करके, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें हम लोग आई निकालना सीखेंगे, तो वहां से एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा आई इंटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। या फिर पाई के बारे में बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करें, तो पाई एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू पाई थियोरेटिकल, ठीक है ना। तब हम लोग आई निकालना सीखते हैं कुछ क्वेश्चंस में। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर। ये जो आई का कैलकुलेट करना हम लोग कैसे सीखें बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका है। एक इक्वेशन हम लोग एज्यूम करते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल था AN जिसका नाम है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये कई पार्ट्स में टूट जाता है। तो ये कितने पार्ट्स में टूटता है, जैसे जैसे ये A1 पार्ट्स में टूट गया, प्लस A2 पार्ट्स में टूट गया, प्लस A3, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में ये टूट जाता है, ठीक है ना। तो टोटल कितने पार्ट्स में टूटा, तो उसको बोल देते हैं N पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में टूटा, N पार्ट्स में टूट गया टोटल, ठीक है। तो N पार्ट्स में टोटल टूट गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास NaCl है, तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस में, Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, तो N का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। जैसे आपके पास है AlCl3, तो ये कितने पार्ट्स में टूट जाएगा, तो ये टूट जाएगा Al3 प्लस और प्लस 3Cl माइनस, तो इसके लिए n कितना हो गया, n हो गया इसके लिए यहाँ पर 1 पार्ट और इधर देखिए 3 पार्ट, तो टोटल 4 पार्ट हो गया। तो n निकालने का एक बड़ा आसान तरीका है। n कैसे निकालोगे, तो n निकालने का तरीका है, आपको प्रोडक्ट में जो भी चीज बन रहा है, जैसे ये बन रहा है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में जो भी चीज बन रहा है उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इधर का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, वो है 1, जहां पर कुछ भी ना रहे वो 1 होता है। तो प्रोडक्ट में जितने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं उनका सम कर दीजिए, तो n इज इक्वल टू सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। देखिए रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो n का वैल्यू आपका यहां से आ गया इस इक्वेशन के लिए, यहां पर देखिए इसके लिए अगर n कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से तो क्या आ जाएगा, 3 + 1 4, 4 बाय रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसीलिए आंसर कितना आया, तो ये 4 आ गया। अब ये वाले रिएक्शन के लिए n कैलकुलेट कीजिए, तो आप लिखोगे प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रोडक्ट में आपके पास Na प्लस और प्लस Cl माइनस, इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है, ये है 1, यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है, ये भी है 1, यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है, तो 1। तो n कैसे निकालोगे, तो इसके लिए जब आपको n निकालना हो तो लिखोगे इस प्रोडक्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है प्रोडक्ट का उसका सम, तो प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया 1 + 1 डिवाइड बाय ये रिएक्टेंट का कोफिशिएंट ये है 1, तो कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए इसका आंसर हो गया 2, ठीक है। तो n के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या लॉजिकली फॉर्मूला के अलावा क्या करना है आपको, लॉजिक से आप n समझ सकते हो कि 1 मोल कितने मोल में टूट रहा है, वही क्या है, n हो गया। जितने पार्ट्स में टूट रहा है वो है आपके लिए n, ठीक है। तो चलिए हम इसी एग्जाम्पल को लेकर के आगे बढ़ते हैं।
तो इस एग्जाम्पल को हम लोग मॉडिफाई करके लिख देते हैं, लिखते हैं ए एन से एन पार्ट्स में टूट गया, एन पार्ट्स में टूट गया, प्रोडक्ट बन गया एन पी। ये एन क्या है? एन है प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन लिख देते हैं। एन क्या है यहाँ पर? एन है, ये समेशन का साइन होता है, सम का, क्लियर है ना? सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समझते हैं ना, ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां से आप लिखना चालू करोगे, ठीक है, यहां से लिखना स्टार्ट करोगे। तो हमने इसी रिएक्शन को मॉडिफाई करके ऐसा लिख दिया है कि ए एन से क्या बन रहा है? एन प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए आई कैसे निकालना है। तो देखिए आई होता है कि रिएक्टेंट या जो भी आपका सोल्यूट था वो कितना गुना बढ़ गया है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर एक लेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा? एक ले लिया रिएक्टेंट, आप यहाँ से कितना मिलेगा? एन प्रोडक्ट मिलेंगे। रिएक्टेंट 2 लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2n। रिएक्टेंट 3 लेंगे तो इधर मिलेगा 4n, यानी कि कितना, सॉरी 3n, यानी कि कितना गुना बढ़ जा रहा है पार्टिकल का अमाउंट। तो 3 पार्टिकल लिए तो 3n हो गया, कितना गुना बढ़ गया? n टाइम्स बढ़ गया। कितना टाइम्स बढ़ गया? n टाइम्स बढ़ गया। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं i इज इक्वल टू n, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन भी है। कॉम्प्लिकेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर आपके पास HCl है फॉर एग्जांपल और इसको पानी में डालते हो तो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। तो एक HCl था वो 2 पार्ट में टूट गया, एक से कितने बन गए? एक से बन गया 1 + 1, तो n हो गया आपका 2। और I कितना हो गया? आई होता है कि एक पार्ट कितना गुना बढ़ गया है। तो एक पार्ट कितना गुना बढ़ा है? 2 गुना बढ़ा है, 1 से 2 हो गया है, तो आई भी हो गया आपके लिए 2। लेकिन सोचिए यहाँ पर HCl की जगह पर अगर HCOOH होता, HCOOH होता तो क्या यहाँ से H प्लस और Cl माइनस, जैसे अगर आपने 10 HCOOH ले लिया तो क्या 10 H प्लस और 10 Cl माइनस मिलता है आपको? आंसर है नहीं, क्योंकि ये कैसा है? ये वीक एसिड है। कैसा एसिड है? ये वीक एसिड है। तो यहां पर अगर आप देखोगे n कैलकुलेट करना चाहो तो आप बोल सकते हो ठीक है ये 10 था और 10 से कितना हो गया? 10 + 10 20 हो गया। अच्छा n कितना है? n है यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये है 1, ये है प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और ये है रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1। तो n हो जाएगा 1 + 1/1, तो आपने n लिख दिया 2। अब गिनते हैं कि मोल कितना बढ़ा है, गुना बढ़ा है। तो अगर ये पूरा का पूरा टूट जाता, इसके 10 मोल से ये 10 मोल और ये भी 10 मोल बन जाता, तो आप बोलते कि 10 मोल से 20 मोल हो गया, यानी दुगुना हुआ है, यानी कि आई भी कितना हो जाता? 2 हो जाता, आई = n। लेकिन HCOOH अगर वीक एसिड है तो इसके 10 मोल से ये 10 मोल और ये 10 मोल नहीं मिलता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि इसका अगर 10 मोल लेंगे तो ये कितना मिलेगा। तो उसके लिए हमको एक फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम लोग अल्फा। सुना है आपने? अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना? तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? तो ये होता है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। किसके मोल्स? रिएक्टेंट के मोल, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नाम मतलब वो टूट जाना या डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन इनिशियली कितना लिया गया? इनिशियली, ठीक है ना? या आप एक और बात बोल सकते हो कि कितना मोल खर्च होने वाला है, मोल्स ऑफ ये वाला दिए जो प्रोडक्ट है ना, सॉरी जो न्यूमरेटर में है उसको आप अलग कर लीजिए। तो आप बोल सकते हो मोल ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड इज इक्वल टू, इसको इधर लाके अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा अल्फा इंटू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन।
जितना रिएक्टेंट के मोल लिया है आपने शुरुआत में, टेकन इनिशियली, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपने जितना मोल लिया है, जैसे मान लीजिए आपने 10 मोल लिया है, 10 मोल ले लिया, ये मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं, अगर आपने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर आपने ये जो टेकन है ये 10 है आपका, और 10 के 10 मोल टूट भी गए, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज इक्वल टू 10, तो नेचुरल बात है आपका अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 1। तो अल्फा 1 भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं जनरल अल्फा के बारे में, अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो। तो ये आपका अल्फा है जिसको आप लिख लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो अल्फा का जो डेफिनेशन है, तो ये मैंने लिख दिया, दोनों इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर, एक तो ये कि एन क्या है और दूसरा कि अल्फा का क्या यूज होना है। तो अल्फा का यूज होना है अल्फा इंटू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन इनिशियली कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना खर्च हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में इसका मोल ले लेते हैं A0, कितना मोल ले लेते हैं, A0 मोल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत में A0 मोल ले लेते हैं, तो खर्च कितना होगा, कितना कम होगा उससे, तो इसमें से खर्च हो जाएगा, खर्च को माइनस करके दिखा रहे हैं हम, तो खर्च हो जाएगा मोल्स ऑफ टेकन इनिशियली मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन इनटू अल्फा कर देंगे, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, जितना खर्च हो रहा है या जितना टूट जा रहा है, तो खर्च होने वाला है अल्फा A0 इंटू अल्फा, ठीक है। तो आपको पता है, देखिए कोफिशिएंट देख करके आपको लगेगा कि इसका अगर 1 मोल खर्च हुआ तो ये कितना मोल बनेगा, ये n मोल बनेगा, ठीक है। इसका 2 मोल खर्च हुआ तो ये कितना बनेगा, ये 2n बनेगा, क्योंकि रिएक्शन उस तरीके से है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं फिर से, अगर इसका A0 अल्फा खर्च हुआ है तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा n A0 अल्फा, क्लियर है ना, क्योंकि इसका 1 मोल से इसके n मोल बनते हैं, तो इसके A0 अल्फा अगर खर्च होते हैं A0 अल्फा तो n A0 अल्फा बनेगा। अब क्या हो रहा है देखिए, अब आपके पास देखिएगा कितने मोल्स बचे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि A0 मोल था रिएक्टेंट का, उसमें इतना खर्च हो गया, तो कितना बचा, तो ये बच गया A0 माइनस A0 अल्फा, इतना मोल रिएक्टेंट का बचा हुआ है अभी जो खर्च नहीं हुआ, तो ये भी सोल्यूशन के अंदर होगा, ध्यान दीजिएगा। और नया प्रोडक्ट कितना बना है, तो बना है n A0 अल्फा, नया प्रोडक्ट कितना बना है, तो ये देखिए ये प्रोडक्ट बना है और ये रिएक्टेंट आपका बचा हुआ है, इधर देख लीजिए। तो आपके पास फाइनल कितने मोल है, I होता है फाइनल मोल्स बाय इनिशियल मोल्स, मतलब इनिशियल मोल्स से कितना गुना बढ़ गया, वही होता है ना I होता है फाइनल मोल इनिशियल मोल से कितना गुना बढ़ गया, ये हो गया फाइनल मोल बाय इनिशियल मोल्स, ठीक है। तो फाइनल मोल्स कितने हैं आपके पास, फाइनल मोल्स हैं, देखिए रिएक्टेंट कुछ बचा हुआ है वो है A0 माइनस A0 अल्फा, और कुछ प्रोडक्ट बना है वो है प्लस n A0 अल्फा, ये सबको जोड़ दिए। और इनिशियली कितना मोल लिए थे, तो वो था आपने इनिशियली सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट था जो कि A0 था, A0 लिया था आपने, ये देखिए, तो इनिशियल मोल था आपके पास A0। अब यहाँ से क्या कीजिए, आगे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से I इक्वल टू आ गया आपका, ये यहाँ पर आगे देखिए A0 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा और डिवाइड बाय A0। अब इसको फर्दर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये आपका इक्वेशन बन गया I, ठीक है। अल्फा यहाँ पर n क्या है, n है, ये देखिए n का डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, n का डेफिनेशन इधर लिखा हुआ है, ठीक है। और अल्फा क्या है, ये अल्फा है, अल्फा का डेफिनेशन यहाँ से निकल के आएगा। अल्फा मतलब कितना रिएक्टेंट खर्च हो रहा है, शुरुआत में कितना रिएक्टेंट लिए थे उसमें से जब अल्फा को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता चलता है कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा के एक और नाम है, अल्फा का नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपने पढ़ा होगा ये कहाँ पर,
इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल दोनों में हम लोग पढ़े थे, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये फॉर्मूला सबको याद रखना है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर डिसोसिएशन। किसके लिए वैलिड है ये? अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट, कोई सोल्यूट जाकर के टूट जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, फॉर डिसोसिएट कर, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कर जाए तब ये फॉर्मूला यूज करना है आपको आई निकालने के लिए। और जब आई निकल गया तो आप एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आई की मदद से क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करेंगे आप एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए तब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें आई निकालना हो हमें। तो ये पहले आप इसका डेरिवेशन देख लीजिए, आई को कैसे ड्राइव किया है और इसका फॉर्मूला क्या है, इसके आधार पर हम लोग आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। आई का फॉर्मूला है 1 + n - 1 इंटू अल्फा। ठीक है, आपको रिवीजन करते समय डेरिवेशन पर ध्यान नहीं देना, आपको किस पर ध्यान देना है? सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है, आई के फॉर्मूले पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमको वेंट हॉफ फैक्टर यानी कि आई कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में देखिएगा दो तरीके के क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में अल्फा नहीं दिया हुआ है। तो जब भी अल्फा नहीं दिया रहता आप अल्फा का वैल्यू मान लेंगे 1 और फिर आई निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला? तो आई का फॉर्मूला होता है I = 1 + n - 1 इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला यूज करके आपको आई हमेशा निकालना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए और फिर मैच कराइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन क्या होगा? तो पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन लिख लेना है। CaCl2 और ये दो पार्ट में टूट जाएगा, ये टूटेगा Ca+2 और +2Cl- और यहाँ से आपको निकाल लेना है n। n क्या होता है? n होता है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर कुछ भी नहीं, सॉरी, प्रोडक्ट बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। जहां पर कुछ न लिखा रहे कोएफिशिएंट वहां पर 1 मान लेना है आपको। तो n का वैल्यू हो गया 2 + 1 डिवाइडेड बाय 1। कितना हो गया ये? n का वैल्यू हो गया 3। तो i का वैल्यू हो गया I = 1 + n - 1 इंटू अल्फा। अब देखिए 1 + 3, n का वैल्यू 3 है, -1 इंटू अल्फा कितना है? अल्फा इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो क्या मान लेना है आपको? 1 मान लेना है। इंटू 1, तो ये कितना आंसर हो गया? ये आ गया 3 के बराबर। ठीक है, तो आप देखिएगा कि अल्फा जब भी 1 हो, व्हेन अल्फा = 1, ठीक है ना, तो आई का वैल्यू n के बराबर आ जाएगा, I = n। तो आपको कई बार एग्जाम में आई निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आई को n के बराबर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल में देखते हैं क्या I = n होता है। तो दूसरा एग्जांपल है Al2SO4 होल थ्राइस। तो दूसरा एग्जांपल लिख लिया जाए पहले, ये है Al2SO4 होल थ्राइस। इसको पहले रिएक्शन के माध्यम से दिखा दीजिए कि कैसे टूट रहा है। तो यहाँ पर 2Al + 3 और 3SO4 और इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, ये तो पता है आपको। सबसे पहले आप निकालिए n कितना है? तो n होता है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 3 + 2 डिवाइड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, वो जो कि 1 है। तो आपका हो गया 2 + 3/1, तो आई हो गया, सॉरी n हो गया 5। अब आपको आई का फॉर्मूला लगाना है, तो आई हो जाएगा I = 1 + n - 1 इंटू अल्फा। और यहाँ से देखिए अल्फा कितना है? तो देखिए इस क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ नहीं था, अल्फा का वैल्यू नहीं था, तो क्या मान लेना है? 1 मान लेना है अल्फा का वैल्यू आपको। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने, दिया हो गया 1 + n का वैल्यू अभी हमने निकाला 5 है, 5 - 1 और अल्फा का वैल्यू लेना है इंटू 1, तो आंसर आ गया आपका 5। फिर से देखिए अगर अल्फा 1 होता है तो आई किसके बराबर होता है? n के बराबर होता है। ये अगर आपको नहीं भी याद रहा तो भी कोई बात नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए और फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। तो ठीक है, अब देखिए आप बनाना सीख गए मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, अभी ये फॉर्मूला मिटा देते हैं हम यहाँ पर और आंसर्स लिख दे रहे हैं। तो आंसर्स क्या है? पहला का आंसर होने वाला है आई का वैल्यू, आई का वैल्यू हम बता रहे हैं आपको। पहला का आंसर हो गया आई का 3,
दूसरा का आंसर हो गया 5, तीसरे का आंसर आ जाएगा 2 और चौथे का भी आंसर हो जाएगा 2। अब आप पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। HCOOH है जिसका अल्फा दिया हुआ है जो कि 0.1 है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास HCOOH और यहां से बनेगा H+, ये एक एसिड है पता है आपको, और प्लस CHCOO-, ठीक है, ये यहां से बना। यहां से सबसे पहले निकालना है आपको n, जो कि होता है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर कुछ भी नहीं है तो क्या मानोगे 1, यहां पर भी क्या मानोगे आप 1 मान लोगे, और यहां पर कोफिशिएंट, यहां पर भी कोफिशिएंट है 1। n आपका हो गया n = 1 + 1/1 = 2। तो i का फॉर्मूला यूज कर लोगे आप, i = 1 + n - 1 इंटू अल्फा। इस बार अल्फा भी दिया हुआ है, 1 + n का वैल्यू है 2 - 1 इंटू अल्फा कितना है 0.1। तो ये हो गया आपका आंसर 1.1, ठीक है ना। ये i का वैल्यू हो गया फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे बच्चों आप i का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो ये तो था बच्चों कि जब जैसे ये ऐसे रिएक्टेंट के लिए था, जब कोई रिएक्टेंट का ये मॉलिक्यूल है, सोल्यूट का मॉलिक्यूल है, जो तो दो पार्ट में टूट जाता था, दो छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है ना। एक पार्ट से टूट के दो पार्ट बनता था। कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप कुछ चीजों को वाटर के अंदर डालें और दो छोटे छोटे पार्ट जुड़ करके एक बड़ा पार्ट बना ले, ये जुड़ भी सकता है ना। तो जब दो पार्ट जुड़ करके एक बड़ा पार्ट बना ले तो क्या होगा, पानी के अंदर आप दो मॉलिक्यूल डालोगे, मिलेगा कितना, मिलेगा एक ही मॉलिक्यूल। तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसोसिएशन, या फिर बोलते हैं एक और नाम इसका सुना होगा आपने, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का जुड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल बनना, क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना, एसोसिएशन या पॉलीमराइजेशन। तो अब देखते हैं कि एसोसिएशन या पॉलीमराइजेशन के केस में आई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो बच्चों हम लोग देखने वाले हैं एसोसिएशन का केस। एसोसिएशन मतलब जैसे A + A मिलकर के बन गया A2, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल बन गया। या फिर A + B + 2D, इधर देखिए चार मॉलिक्यूल है, 1 2 और 2 4 मॉलिक्यूल मिलकर बन गया, यहां पर बन गया ABD2, यानी कि चार मॉलिक्यूल मिलके फिर से एक मॉलिक्यूल बन गया। तो ये एसोसिएशन वाला केस है, ठीक है ना, जहां पर कई सारे मॉलिक्यूल जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो इसको हम जनरल दिखा रहे हैं कि n मॉलिक्यूल्स मिल करके, n एटम्स मिल करके या मॉलिक्यूल मिल करके एक प्रोडक्ट P बन जा रहा है, ठीक है ना, ये जनरल केस है, n मिल करके एक प्रोडक्ट P बन जा रहा है। तो एसोसिएशन का जनरल एग्जांपल लिख लिए, n मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बन जा रहा है, एक प्रोडक्ट बन जा रहा है, P बन जा रहा है टाइम के साथ, ठीक है ना। तो यहां पर n क्या है, देखिए n है, ये देखिए ये है सम ऑफ, सिग्मा मतलब सम ऑफ, इस बार उल्टा हो जाएगा n का वैल्यू, देखिए ये है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम बाय सम ऑफ, या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये उल्टा हो गया। पहले n क्या था, डिसोसिएशन वाले केस में था, ये प्रोडक्ट ऊपर रहता था और रिएक्टेंट नीचे रहता था, ठीक है ना। तो देखिए जैसे इस वाले रिएक्शन के लिए n का वैल्यू क्या है, तो आपके लिए n का वैल्यू है रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम। तो रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये देखिए 1 है और ये है 1, बाय प्रोडक्ट ये 1, ये हो गया 1 + 1/1। ये वाले रिएक्शन के लिए n क्या हो गया, इस वाले रिएक्शन के लिए n हो गया, देखिए 1 + 1 + 2/1, ये हो गया 1 + 1 + 2/1। इसीलिए जनरल रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए n का वैल्यू क्या हो गया,
तो रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट n खुद ही है बाय इधर 1, इसके लिए n का वैल्यू n ही हो गया, ठीक है ना। n का वैल्यू आपको समझ में आ गया, तो ये n का डेफिनेशन मैंने लिख दिया। अब देखिए n अगर 2 निकल के आ जाए, यानी कि इसका एग्जाम्पल होगा क्या कि 2a से बन रहा है p प्रोडक्ट, n अगर 2 मिल के आ जाए ना कि 2 मॉलिक्यूल मिल करके एक प्रोडक्ट बन रहा है, n अगर 2 है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डायमराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डायमराइजेशन, 2 मॉलिक्यूल मिल करके एक मॉलिक्यूल बनना। n का वैल्यू अगर आपको 3 मिल जाए, 3 मतलब जैसे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि a + 2b से बन गया p, तो 3 कैसे हुआ n का वैल्यू? तो a के कोफिशिएंट प्लस b का कोफिशिएंट बाय प्रोडक्ट का कोफिशिएंट, तो इसके लिए n हो गया देखिए 1 + 2/1, तो ये 3 हो गया। n 3 हो जाए तो बोलते हैं ट्राइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन यानी कि ट्राइमर बनना, यानी 3 मॉलिक्यूल मिल करके एक बन जाना। या इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि a से क्या बन गया? प्रोडक्ट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो n3 के लिए 3a से बन गया प्रोडक्ट, ऐसे कुछ भी रिएक्शन लिख सकते हो। तो एंड सो ऑन इसी तरीके से चलता जाएगा। अगर आपके पास n का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाए, 3 या 3 4 से ज़्यादा हो जाए, तो n के लिए एक जनरल वर्ड है n टेंड्स टू लार्ज। अगर लार्ज वैल्यू हो जाए तो आप बोलोगे पॉलीमराइजेशन। क्या बोलोगे? पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। तो ये n के वैल्यू के आधार पर रिएक्शन का नाम हो जाता है डायमराइजेशन रिएक्शन, ट्राइमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, जैसे आपने इसमें सोल्यूट ले लिया कुछ, ठीक है ना, इनको मिल करके क्या करना है? पॉलीमराइज करना है, या कुछ सारे मॉलिक्यूल को जोड़ करके एक बन जाना है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ये नहीं कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल डायमराइजेशन चल रहा है, डायमराइजेशन चल रहा है मतलब कि ये जो 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके एकजुट हो जाएंगे और फिर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेगा ऐसा, ठीक है ना। ये जो 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल रहे हैं जो एकजुट हो जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डायमराइजेशन। तो ये देखिए ये 2 मॉलिक्यूल डायमराइज कर लिए, वैसे ही ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर डायमराइज कर लिए, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल डायमराइज कर लिए और फिर ये 2 मॉलिक्यूल डायमराइज कर लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल, जैसे ये 2 मॉलिक्यूल हैं, ये 2 मॉलिक्यूल भी डायमराइज कर लें, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ये लोग डायमराइज नहीं भी करते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल डायमराइज कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल डायमराइज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ डायमराइजेशन। क्या डिफाइन करते हैं? डिग्री ऑफ डायमराइजेशन। डिग्री ऑफ डायमराइजेशन को बोलते हैं बीटा। ये अल्फा जैसा ही टर्म है और इसका मतलब होता है कि मोल्स डायमराइज्ड बोलिए या फिर जनरल टर्म यूज कीजिए पॉलीमराइज्ड, मोल्स पॉलीमराइज्ड बाय मोल्स टेकन, ठीक है ना। ये है डिग्री ऑफ डायमराइजेशन। दिस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डायमराइजेशन, डायमराइजेशन नहीं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हो गया ना, पॉलीमराइजेशन। ये कैसा है ना, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन वर्ड ये है, ये परसेंटेज जैसा है। अगर आपको कोई बोला जाता है कि कितना परसेंटेज पॉलीमराइजेशन कितना हो रहा है, कितना परसेंट मॉलिक्यूल पॉलीमराइज कर रहा है, तो परसेंटेज पॉलीमराइजेशन आप लिखे होते हैं इज इक्वल टू मोल्स पॉलीमराइज्ड, ये मोल्स पॉलीमराइज्ड बाय मोल्स टेकन इनटू 100 कर देते, ये परसेंटेज पॉलीमराइजेशन निकल के आता। तो आप 100 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, जो ये टर्म बचा है ना मोल्स पॉलीमराइज्ड बाय मोल्स टेकन, यही आपका है बीटा। तो यानी कि अगर परसेंटेज पॉलीमराइजेशन कभी कोई पूछे तो आपका हो जाएगा बीटा इंटू 100, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए कि 100 में से 50% मॉलिक्यूल पॉलीमराइज कर जा रहे हैं, कितने कर जा रहे हैं पॉलीमराइज? 50% मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेस। इसका मतलब पॉलीमराइजेस 50% मॉलिक्यूल अगर पॉलीमराइज कर रहा है तो यानी कि बीटा कितना हो गया आपका? ये हो गया 50% है तो 50/100 कर दीजिए, तो ये हो गया बीटा यानी कि 0.5। या फिर इसी का उल्टा, अगर बीटा 0.5 है तो कितने % मॉलिक्यूल पॉलीमराइज कर रहे हैं? तो आंसर हो गया आपका 50% मॉलिक्यूल पॉलीमराइज कर रहे हैं।
तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख करके हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लो और फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो इतना सब फैक्टर ध्यान में रखते हुए अब हम लोग क्या करते हैं, अब इन क्वेश्चंस को, जैसे Na था और ये पॉलीमराइज करके क्या बन जा रहा था, एक प्रोडक्ट P बन जा रहा था, जिसमें N तो आपको पता ही क्या है, बीटा है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। बीटा क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए शुरुआत में आपने कितने मॉलिक्यूल लिए। शुरुआत में आप कुछ भी ले सकते हो, आप 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, ठीक है ना। शुरुआत में आप कितने भी मॉलिक्यूल्स ले सकते हो रिएक्टेंट के। तो हमने एक जनरल वैल्यू ले लिया, कितना, A0। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि शुरुआत में हम A0 क्यों नहीं ले, यहाँ पे कोफिशिएंट n लगा हुआ है। तो देखिए ये तो कोफिशिएंट है ना, बैलेंस करने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्शन है, 2A से बन गया प्रोडक्ट, तो आप जरूरी नहीं कि यहाँ पर 2 मोल ही रिएक्टेंट लो, आप चाहे तो 5 मोल भी ले सकते हैं रिएक्टेंट, ये तो आपके मन पे डिपेंड करता है ना, क्लियर है ना। तो ये तो कोफिशिएंट है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। आप कितने भी मोल रिएक्टेंट के शुरुआत में ले सकते हो। आपको मन है तो आप 1 kg रिएक्टेंट लो, आपको मन है 2 kg रिएक्टेंट लो, उसके अनुसार से मोल निकल करके आएंगे, ठीक है। तो हमने Na0 रिएक्टेंट ले लिया और प्रोडक्ट अभी तो कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, इस Na0 में से, सॉरी Na0 नहीं, हमने A0 प्रोडक्ट लिया है, रिएक्टेंट लिया है। अब A0 में से कुछ खर्चा होगा। तो देखिए बीटा का फॉर्मूला क्या था, बीटा का था मोल्स एसोसिएटेड या पॉलीमराइज्ड, मोल्स एसोसिएटेड बाय मोल्स टेकन। मोल्स टेकन, कितना मोल आपने लिया है, तो यहां से मोल्स, कितना मोल्स एसोसिएट करने जा रहा है वो कैसे निकालोगे। तो आप लिखोगे मोल्स एसोसिएटेड इज इक्वल टू मोल्स टेकन इनटू बीटा। मोल्स एसोसिएटेड इज इक्वल टू बीटा इंटू मोल्स टेकन, ठीक है ना। तो देखिए मोल कितना लिया है आपने, आपने लिया है A0 और बीटा है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इतना हो जाएगा मोल्स एसोसिएटेड, यानी जितना मोल रिएक्शन कर लिया। तो जो भी मोल रिएक्शन कर लिया उसको हम माइनस करके दिखाते हैं, तो ये हो गया A0 बीटा। इतना खर्च हो गया, शुरुआत में कितना था, A0 था और A0 बीटा खर्च हो गया, ये था टेकन, इतना लिया था आपने और ये खर्च हुआ है उसमें से। अब देखो आपके पास एक और बात है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो देखो आपके पास है रिएक्शन क्या, Na से बन रहा है प्रोडक्ट। अगर यहां पर ऐसा लिखा होता है 2A से प्रोडक्ट, ठीक है, और ये अगर मान लीजिए 10 मोल खर्च होता तो कितना बनता है ये प्रोडक्ट, 5 मोल बनता, क्योंकि 2 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो ये 10 से बन रहा है 5। अगर आप यहाँ पर 10 नहीं लिए होते, यहाँ पर लिए होते 20, तो यहाँ कितना बनता, 10 बनता। तो यहाँ पर अगर ले लोगे x तो कितना बनेगा, यहाँ पर x/2, क्लियर है ना। क्योंकि यहाँ पर 20 लिए होते तो कितना बनता, x के जगह पर 20 लिए होते तो इधर कितना बनता, इधर बनता 10। तो देखिए x/2, यानी इधर 2 लगा रहे तो आपको x/2 करना है प्रोडक्ट में, इधर n लगा रहे तो आपको करना है, प्रोडक्ट बनेगा जितना भी खर्च करेंगे यहाँ से डिवाइड बाय n। तो ये खर्च हुआ है A0 बीटा, तो बनेगा कितना, ये बनेगा A0 बीटा बाय n, इतना बनेगा, ठीक है। अब देखिए मोल्स, फाइनल मोल्स लिख रहे हैं, मोल्स फाइनली प्रेजेंट, कितना मोल्स अभी प्रेजेंट है, फाइनली प्रेजेंट, कितना मोल फाइनली प्रेजेंट है, बाय मोल्स इनिशियली प्रेजेंट, मोल्स इनिशियली प्रेजेंट, यही तो होता है आपका I, मोल्स इनिशियली प्रेजेंट, ये क्या होता है, ये होता है I। चलिए देखिए I का वैल्यू निकालते हैं। तो I हो गया, कितना मोल फाइनली प्रेजेंट है, तो देखिए फाइनली कुछ रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है और कुछ प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो आपके पास प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है A0 बीटा बाय n, और रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट आपने A0 लिया था उसमें से इतना खर्च हो गया, तो बचा कितना, बचा A0 माइनस A0 बीटा, कोई दिक्कत, A0 माइनस A0 बीटा, और ये तो था मोल्स
प्रेजेंट, फाइनली प्रेजेंट, और इनिशियली शुरुआत में कितना मोल लिया था रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, तो शुरुआत में आपने ए नोट मोल लिया था रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। शुरुआत में आपने ए नोट मोल लिया था तो डिवाइड बाय ए नोट, तो यहाँ से आई का वैल्यू निकल गया, आई इज इक्वल टू, ए नोट को कॉमन ले लीजिए, तो ए नोट का आपने ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बच गया, ये आ गया बीटा बाय एन प्लस 1 माइनस बीटा, और फिर यहाँ से डिवाइड बाय आ गया ए नोट, ए नोट ए नोट कैंसिल हो गया, यहाँ से आई का फॉर्मूला आ गया, आई इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एन माइनस 1 इंटू बीटा, ये आई का फॉर्मूला आ गया बच्चों। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आप ये जो डेरिवेशन पूरा हमने किया है, अभी देखिए ये जो डेरिवेशन किया है पूरा, हो सकता है आप ये डेरिवेशन याद नहीं भी रहे, आपको ये डेरिवेशन याद नहीं भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या याद रखना है, आप जब भी रिवाइज करोगे या फाइनल क्या सीखा आपने, तो फाइनल आपने ये सीखा, क्या सीखा है, ये वाला चीज फाइनल सीखा है आपने, ये फॉर्मूला आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एन माइनस 1 इंटू बीटा, जहां पर बीटा है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर बनने का डिग्री, और एन क्या है, एन के बारे में हम बताए हैं कि एन इज, यहां पर देखिए एन क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि डायमराइजेशन है तो एन 2 लिखाएगा, एन अगर 3 निकल के आए तो उसको बोलेंगे ट्राइमर बनना, एन अगर बहुत लार्ज निकल के आएगा तो बोलेंगे पॉलीमर बनना। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, और इस फॉर्मूला को यूज करके अभी हम लोग कई सारे क्वेश्चंस के लिए आई कैलकुलेट करेंगे। देखिए बच्चों, आपके पास क्वेश्चन है आपके सामने, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, आई यानी वेंटॉफ फैक्टर फॉर द फॉलोइंग एसोसिएशन रिएक्शन, या इसका एक और नाम हो सकता था फॉलोइंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो एन हम लोग लिख लेते हैं। देखिए इसमें एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू इसमें 2, पहले रिएक्शन में एन का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 2 कैसे आया बताइए, तो एन का वैल्यू 2 आ गया कैसे, एन होता है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट जो कि है 2 बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 1 है, 2 बाय 1, तो एन हो गया 2, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके लिए एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके लिए एन का वैल्यू कितना है, तो वो होता है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 1 है, तो एन का वैल्यू हो गया 3 बाय 1, ये हो गया 3, ठीक है। और फिर इसके लिए एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एन होता है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, तो एक ये हो गया 2 + 3 बाय प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 1 है, 2 + 3 बाय 1, तो ये आंसर हो गया 5। तो देखो अभी हमने एन निकाला है, ठीक है ना, 4th और 5th बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं 1 2 3 का एन का वैल्यू लिख देते हैं, इसको मिटा करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो एन का वैल्यू हम यहां पर बगल में लिख दे रहे हैं, इसके लिए एन का वैल्यू आ जाएगा 2, इसके लिए एन का वैल्यू आ जाएगा 3, इसके लिए एन का वैल्यू आ गया 5। अब हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको यहां पर पता चल जाएगा कि 4th क्वेश्चन के लिए एन का वैल्यू आ जाएगा 3 और 5th क्वेश्चन के लिए एन का वैल्यू आ जाएगा 4। तो एन का वैल्यू सबसे पहले आप लिख लोगे। अब देखिए क्वेश्चन 2 तरीके के क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 तरीके के क्या, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4th तक आपको बीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है, यानी डिग्री ऑफ बीटा क्या था, बीटा है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन या फिर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो यहां पर जब बीटा ना दिया रहे तो आपको मान लेना है बीटा इक्वल टू 1, और 5th क्वेश्चन है जिसमें बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0.1। तो चलिए पहला सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको देखिए क्या है, आपको लिखना है i इज इक्वल टू 1 + 1 बाय n माइनस 1 इंटू बीटा। अब देखिए इसी फॉर्मूला को अगर आपको याद रहा तो आप हमेशा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। फिर हो गया 1 + 1 बाय n, n कितना है 1/2 है n, माइनस 1, और बीटा कितना है, तो बीटा है इंटू 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया 1/2। कोई दिक्कत। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, फिर से इसमें आई निकालते हैं, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू बीटा। और देखिए हो गया 1 प्लस n का वैल्यू, दूसरे क्वेश्चन के लिए n का वैल्यू क्या है 3 है, तो 1/3 माइनस 1 इंटू बीटा है आपके पास 1, तो यहां से आंसर आ गया 1/3। चलिए देखिए, फर्स्ट दो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऑब्जर्वेशन होगा, एक बात को आप ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अगर बीटा का वैल्यू आपने 1 माना है, कब मानोगे जब बीटा 1 नहीं दिया हुआ है, जब कुछ भी ना दिया रहे बीटा तो आप 1 मान लेते हो, और जब बीटा 1 मानोगे तो आई हो जाएगा 1/n के बराबर। देखिए हो रहा है क्या, पहला क्वेश्चन का देखिए, पहला क्वेश्चन का आई n कितना है, n है 2 और आई कितना आया 1/2। देखिए आई 1/n हो रहा है ना। एसोसिएशन में आई n होता था, याद आ रहा है, सॉरी डिसोसिएशन वाले में आई होता था n के बराबर, यहां पर क्या हो रहा है 1/n के बराबर। दूसरा क्वेश्चन फिर से देखिए, इसमें भी बीटा आपका है 1 तो आई हो गया 1/n के बराबर। देखिए दूसरा क्वेश्चन का n था 3, बीटा आई कितना आया, आई आ गया 1/3। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, बस ऑब्जर्वेशन को देख करके। वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि ऑब्जर्वेशन ये है कि i इक्वल टू 1/n, क्यों, क्योंकि बीटा तीसरे क्वेश्चन में कितना है 1 है। चलिए देखते, i का वैल्यू 1/n, n कितना है तीसरे क्वेश्चन का 5 है, तो i का वैल्यू हो गया 1/5। बच्चों आपको ये प्रूफ करना है, आपको घर पे ये क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि ये 1/5 ही, प्रूव दैट i इक्वल टू 1/5। हमने ट्रिक यूज कर लिया, हमने तरीका यूज कर लिया, ठीक है ना। आपको ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके निकालना है कि ये 1/5 ही आना चाहिए। और इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए n कितना है, n है 3। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, i इक्वल टू 1 प्लस 1/3 माइनस 1 इंटू बीटा, बीटा कितना है 1 है, तो यहाँ से आ गया बीटा की जगह पर हम 1 रख देते हैं इंटू 1, तो यहाँ से आंसर आ गया 1/3। यानी फिर से देखिए क्या आ गया, ये आ गया, चूंकि बीटा 1 था, क्या था बीटा 1 था, इसलिए आई का वैल्यू आपके पास आ गया 1/3। देखिए फोर्थ का i 3 था। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन को यहाँ पर पहले हम दोबारा से लिख ले रहे हैं और फिर उसको अलग से सॉल्व करना है फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, वो है 4a से बन रहा था प्रोडक्ट, और इसके लिए बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.1, और n का वैल्यू हमने निकाला था, n कितना था, n था 4। देखिए यही क्वेश्चन था कि फिफ्थ क्वेश्चन में n का वैल्यू 4 था और बीटा 0.1 दिया हुआ था, ठीक है। n हमने निकाला था 4। अब देखिए क्या है, यहाँ से निकालना है आपको i, तो i होता है 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू बीटा, 1 प्लस 1/4 माइनस 1 इंटू बीटा कितना है, बीटा है 0.1, तो यहाँ से कितना आ गया देखिए, तो यहाँ से आई का वैल्यू आ गया 0.925। तो ये देखिए अभी सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके सामने हम यहाँ पर डिस्प्ले कर दे रहे हैं, और आपको ये जो है नोट डाउन कर लेना है इसको, ठीक है। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे जो पढ़ाई करेंगे वो पढ़ाई करेंगे एप्लीकेशन। किस बात का एप्लीकेशन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर आई, वेंट हॉफ फैक्टर आई। वेंट हॉफ फैक्टर का क्या यूज है, इसका निकालना तो सीख गए, इसका कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। So student, based on the 13th lecture, here I am giving you the assignment. You all have to complete this assignment before attending 14th lecture. So these are the subjective assignments. Sorry, I have written objective. These are the subjective, and below that are objective questions to you. So you can, these are the 5 objective questions, and then here is the answer key. So you can take a note of the question. You will also get the PDF copy of this question paper through link that will be sent to all of you. Okay, thank you very much.